है इनमें से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 5। बाकी सब तो सारी इलस्ट्रेशन हो गए आराम से। ऐसे नहीं खुला भाई वो। खुल गया। अरे 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 अरे, क्या हो गया? तुम्हारे साथ को बैठा तुम तो लपेटे थे बंदे को ऐसी। नमस्ते जी। क्वेश्चन में डाउट है किसी में? क्वेश्चन हो गए? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्लास को। इलस्ट्रेशन 3 और 5 क्वेश्चन सारे हो गए क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा श्वेता। अब अगर किसी से क्वेश्चन हो तो मैं पूछ सकते हैं हम? यार हाँ, आप तो पूछ सकते हैं। चलिए जी, लेट स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 3 एज अ डाउट। जो कि अगर आपसे ये हो गया तो आपका चैप्टर हो गया। अगर आपसे नहीं हुआ है तो आपका चैप्टर नहीं हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 3। एक बुक दे दो भाई। जी। क्या दिक्कत आई इलस्ट्रेशन नंबर 3 में? क्या दिक्कत है बेटा? 3 ईयर और 4 ईयर प्रॉफिट विच एवर इज हायर और लोअर का क्वेश्चन है ना ये। क्वेश्चन कह रहा है एस टी और जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर है, एस, टी और जेड। रेशियो है 3:2 और 1। यहां तक सही है। फिर क्वेश्चन कहता है दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप। डी एक नया पार्टनर बन के आ रहा है। फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट डी का शेयर 1/4 होगा। अब वो आगे कहता है हमें क्वेश्चन में फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। अब यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है गुडविल का। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज में क्या दे रखा है जरा बताएगा कोई? ट्वाइस। यहां लिखा है ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4। तो ये जो एनुअल प्रॉफिट है ये किसका होगा? या तो ये 3 साल का होगा या तो ये 4 साल का होगा, विच एवर इज हायर। तो हमें पहले पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और फिर हमें 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के चेक करेंगे और 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के चेक करेंगे, और जिसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसको इंटू 2 करके गुडविल निकाल लेंगे। मेक सेंस? तो आपको यहां पर यही करना है, 3 और 4। अब एक बात है, जब हम 3 साल का प्रॉफिट चेक करेंगे तो 23, 24, 25 लेंगे, 24, 25, 26 लेंगे। जब हम 3 साल का प्रॉफिट लेंगे तो हम 26, 25 और 24 लेंगे, और जब हम 4 साल का प्रॉफिट लेंगे तो मतलब सारे ही लेने पड़ेंगे हमें। तो ये याद रखिए, 3 साल का प्रॉफिट लिया जाएगा तो रिवर्स ऑर्डर में लास्ट ईयर को जरूर लिया जाएगा, उसे मिस नहीं करा जाएगा। क्या ये बात सही है? चलिए जी, ये वाला पार्ट भी हो गया। इलस्ट्रेशन 3 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5। during the year ending 31st March 2024 for that it was not insured due to oversight insurance कहाँ लिखा है ये? हमारे रूम में हमारी फिफ्थ है अच्छा, फिर तरीका वाली जो मुझे भी चाहिए। चलो, मिल नहीं रहा मुझे इसके अंदर, कोई बात नहीं, आप पढ़ के सुना दो। वो कह रहा है कि मैंने इंश्योरेंस कराई थी और इंश्योरेंस प्रीमियम को लगाना भूल गया ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब है भूल गया मैं। तो अगर हमारे पास कोई नॉर्मल एक्सपेंस है और मैं उस नॉर्मल एक्सपेंस को करना भूल गया हूं, तो मुझे गिवन प्रॉफिट से उस नॉर्मल एक्सपेंस को माइनस कर देना चाहिए। इंश्योरेंस कराना था सामान का, हमने इंश्योरेंस नहीं कराया, राइट? तो इंश्योरेंस नहीं कराया तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो मेरा खर्चा नहीं है, खर्चा तो वो मेरा है। प्रॉफिट मेरा कम होना चाहिए था, मैंने उसे कम नहीं करा। क्या ये बात सही है? पक्का? जी। और कोई डाउट?
फिफ्थ में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एरर दे रखा है, यहां पर जहां आपने नोट्स बनाया ना इसके आगे लिख लीजिएगा प्लस माइनस एरर्स। प्लस माइनस एरर का मतलब कौन सा है? कौन? एडजस्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है, क्वेश्चन कौन सा है? इलस्ट्रेशन 5। पवन, नमन और रमन ऐसे लिखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं, दे एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यही क्वेश्चन है ना। अब यहां पर एडजस्टेड प्रॉफिट में एरर्स, क्या एरर्स हो सकते हैं अकाउंट्स में या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, हमारे तो अकाउंट्स बनते ही एरर्स है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब यहां पर एरर्स में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, एक बार इसको जरा समझ लीजिएगा और अपने नोट्स रजिस्टर में बना लीजिएगा। वी क्लासिफाई एरर्स इनटू टू थ्री डिफरेंट हेड्स। मैं आपको दो तरह के एरर लिखवाऊंगा इसके। एरर्स, द फर्स्ट एंड द foremost commonly used error is treatment of asset as expense। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट एज एक्सपेंस, हमारा एसेट हमने खरीदा, उसे एक्सपेंस माना। हमने एक कार खरीदी और उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे चढ़ा दिया, जी खर्चा हो गया ट्रैवल करने। अब आपने कार खरीदी, उसे बैलेंस शीट में जाना चाहिए था या पीएनएल में जाना चाहिए था? बैलेंस शीट। बट आपने उसे एक्सपेंस की तरह मान के कहां भेज दिया? पीएनएल। तो यहां पर हो गया हमसे क्या? एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड, और होना किस तरह से रिकॉर्ड चाहिए था? एसेट। क्या एसेट रिकॉर्ड होता तो डेबिट होता क्रेडिट होता? अगर एसेट रिकॉर्ड होता तो जर्नल एंट्री में डेबिट होता या क्रेडिट होता? डेबिट होता। और अगर वो एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड होगा तो वो डेबिट हुआ होगा क्रेडिट हुआ होगा? तो सर हुआ तो वो डेबिट ही है और होना उसको डेबिट ही था। बट हमने यहां पर क्या कर दिया, हमने उसका नेचर गलत पकड़ लिया। क्या ऐसा एरर हमने 11th में पढ़ा है? इन एरर्स को क्या कहते हैं? अबे रेक्टिफाइंग में तो ठीक कर रहे हैं एरर। एरर कौन सा है? हाँ हाँ, चार नाम पढ़े एरर के हमने। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग, प्रिंसिपल, 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 प्रिंसिपल। पक्का? क्या होते हैं एरर प्रिंसिपल मेरे बच्चे? इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त उसका नेचर गलत पकड़ लिया। उसको भेजना था बैलेंस शीट में, भेज दिया उठाएगा पीएनएल में। होना उसको डेबिट था, हुआ वो डेबिट ही है, ट्रायल बैलेंस मैच्ड है, बट मैंने उसको ट्रांसफर गलत जगह कर दी। इसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हम यहां दो तरह के एरर की बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट एज एक्सपेंस एंड द सेकंड इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एज एसेट। यहां पर हमने खर्चे को क्या मान लिया? एसेट मान। पिछली बार हमने एसेट को खर्चा मान लिया, इस बार हमने खर्चे को एसेट मान लिया। क्या ये बात समझ आ रही है अपने को? अब जरा एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 में पढ़ के बताइए, इनमें से कौन सा केस लगता है, वहां पर क्या गलती हुई हमसे? पढ़ के बताओ। क्या मान लिया? एसेट को एक्सपेंस। एसेट को एक्सपेंस मान लिया। वो कह रहा जी हमने 5 साइकिल खरीदी थी 20,000 रुपए की। अब 5 साइकिल मिला के 20 की है या एक साइकिल 20,000 की है? ये 5 साइकिल मिला के 20,000 रुपए की है। On 1st April 25, 5 cycle costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expense। खरीद ली साइकिल, मतलब खरीद लिया एसेट, wrongly debited to which expense? ट्रैवलिंग। मान लिया उसको क्या? खर्चा। अब ऐसा करने से क्या हुआ होगा? मेरा प्रॉफिट सही आया होगा गलत आया होगा? पक्का? नेट प्रॉफिट या फिर सही भी हो सकता है। यार क्वेश्चन समझ कितने लोगों को नहीं आए? क्वेश्चन सबको समझ आ गए? पक्का? तो यहां पर हमने क्या करा, हमने गलती से एसेट को क्या मान लिया? एक्सपेंस, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट सही आया होगा या गलत आया होगा? मेरा प्रॉफिट ज्यादा आया होगा कम आया होगा? ज्यादा, कम 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 कम, या कुछ भी, या पता नहीं। तीन ऑप्शन है, ज्यादा आया होगा, कम आया होगा,
कुछ भी हो सकता है। और चौथा, मन ने ना पता मैं गलत जगह फंस गया। कितने लोगों को लगता है कमाया होगा प्रॉफिट? ओई शाबाश। कारण पूछ लो सबसे कि क्यों कमाया होगा। मैडम युक्ति। अच्छा आप हैं युक्ति। मैडम पायल। हाँ बेटा आवाज। हाँ शाबाश। ऐसे कितने लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया उन्हें नहीं पता। तुम तो हाथ उठा ही लो। तुम तो फंसी गए बेचारे। एक दो तीन चार। हाथ उठा रहे हो बेटा आप भी। पाँच छः। शाबाश। मिस किंजल। बेटा खर्चा करा तो प्रॉफिट कम ही होना था, वो कम ही हुआ है। इसमें गलती क्या करी है? जब मैंने खर्चा करा तो मेरा प्रॉफिट कम ही होना चाहिए था बेटा, और वो कम ही हुआ है। मैं गलत क्या है? शाबाश। केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हम पहले ये बताओ। फर्स्ट या सेकंड? पहले तो बेटा केस पहचानो ढंग से। फर्स्ट। तो फिर दूसरे की तरफ इशारा करके बताओ बहंगे हो गया। वो बताओ मुझे यार। बताओ बताओ शाबाश। जितने चीते बैठे हैं सब पानी के अंदर उतरे हुए हैं। बेटा आवाज अंदर जा रही है क्या, बाहर आने की जगह? बाहर निकालो। शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया। जैन साहब। एसिड तो ज्यादा होता है ना, फिर वो प्रॉफिट ज्यादा आता है। अगर वो अगर एसिड होता प्रॉफिट ज्यादा क्यों आता? क्योंकि बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में जाने से क्या होता? सही जा रही है गाड़ी, सही बता रहे हो आप आंसर। क्या तो प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा ये बताओ। क्योंकि लायबिलिटी कम होती लाइबिलिटी कम होती। है, एसिड ज्यादा होता है। तो एसिड ज्यादा होने से प्रॉफिट का क्या लेन देन है ये पूछ रहा हूँ। एसिड ने बैलेंस शीट में लिखना है मेरे भाई, और प्रॉफिट ने पीएनएल में लिखना है। क्योंकि एक्सपेंस तो पीएनएल में आ गया, हाँ, हाँ फिर। तो प्रॉफिट भी कम हो जाए। चलिए। सही बताया इन्होंने बिल्कुल आंसर, बस थोड़ा तोड़ तोड़ के बताया, बिल्कुल सही बताया आंसर। ये आइटम जाना चाहिए था कहां पर? बैलेंस। बैलेंस शीट में। अगर ये आइटम बैलेंस शीट की जगह हमने भेज दिया कहां पर? पीएनएल के डेबिट साइड पे, तो ये तो खर्चा बना दिया। तो अगर हमने मुफ्त का खर्चा लिख दिया जो खर्चा था ही नहीं, तो मेरा प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली गिर गया होगा ना, या नहीं गिरा होगा? बात समझ आई? इसको रिकॉर्ड कहाँ होना था? इसको रिकॉर्ड होना था बैलेंस शीट में। और हमने गलती से रिकॉर्ड कर कहाँ दिया इसको? अगर ये पीएनएल में ना लिखा गया होता, अगर ये पीएनएल में ना लिखा गया होता तो प्रॉफिट उतना ही होता या ज्यादा होता ज्यादा। या कम होता? पक्का ज्यादा होता प्रॉफिट। तो हमने रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ एन आइटम कर दिया, हमने उसका आइटम ही गलत भेज दिया उठा। चलिए जी, इसको करने के लिए क्या करना होगा अपने को? इसको रेक्टिफाई करने के लिए वैल्यू ऑफ एसेट ऐड कर दी जाएगी इन द ईयर ऑफ एरर। जिस साल गलती हुई है, जिस साल हमसे गलती हुई है हम उस साल वैल्यू ऑफ एसेट को ऐड कर देंगे, मेरा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। और इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, रिकॉर्डिंग के लिए सर, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा द डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। अगर वो पीएनएल में नहीं गया होता तो वो कहां गया होता? बैलेंस शीट में गया होता। अगर बैलेंस शीट में गया होता उस पर डेबिशन भी लगा होता। तो डेबिशन लगाया नहीं लगाया? अब आप इसे ऐसे देखिए, ये कौन से साल में गलती हुई हमसे? 1 अप्रैल 25। अरे ये तो आखिरी साल है यार मनहूस। एक दो तीन चार। 31 मार्च 22।
31 March 23, 31 March 24 एंड 31 March 25, और ये आखिरी साल हमारा है 31 March 26। ओके, अब ये कह रहा है ऑन 1 April 25 5 साइकिल कॉस्टिंग 20 वर परचेज 20,000 वर परचेज एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हम एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, 1 April 25 की जगह 1 April 24 करते हैं। लेट्स मॉडिफाई दिस क्वेश्चन। अब वजह तो गेट खोल के चेक कर। अब हमने ये साइकिल कब खरीदी है? 1 April 24 को। अब ये साइकिल 1 April 24 को खरीदी गई, तो जो मेरा ईयर चल रहा होगा 24-25, उस 24-25 ईयर की बैलेंस शीट में इन साइकिल को आना था या नहीं आना था? तो हमने क्या करा, हमने 25 की बैलेंस शीट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाकर इसको डेबिट कर दिया। पीएनएल में क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर दिया। और इसको रिकॉर्ड होना कहां चाहिए था? बैलेंस शीट में। तो क्या ये बैलेंस शीट में गया होगा या नहीं गया होगा? बैलेंस शीट में तो नहीं गया। गया कहां ये? पीएनएल में। अब हमें क्या करना है, हमें पीएनएल से इसको करना है रिमूव। पीएनएल से इसको क्या करना है? रिमूव। और रिकॉर्ड कहां करना है? बैलेंस शीट में। तो जब पीएनएल से खर्चा हटा दोगे, तो जैसे ही पीएनएल से खर्चा हटेगा मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या ये बात सही है? तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा और पीएनएल से हट जाएगा। जैसे ही आइटम बैलेंस शीट में आएगा, क्या इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन बन जाएगा या नहीं बनेगा? बनना चाहिए। ये डेप्रिसिएशन क्या हमने इस पे लगाया अब तक? नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो क्या आप लगाएं या ना लगाएं? अगर इसे लगाएंगे तो क्या मेरा प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट गिर जाएगा, बढ़ जाएगा? गिर जाएगा। तो जिस साल गलती हुई है उस साल के प्रॉफिट को ठीक करने के लिए हमने क्या करा, जैसे हमने इसे पीएनएल से हटाया, ये पीएनएल में ऐड हो गया। बट पीएनएल से हट के ये पहुंचा कहां? बैलेंस शीट में। जब ये बैलेंस शीट में पहुंच गया, तो बैलेंस शीट में पहुंचने इसमें डेबिशन लगना चाहिए था। वो डेबिशन जब लगाऊंगा तो वो प्रॉफिट जो ऊपर चला गया, क्या वो वापस नीचे आएगा थोड़ा सा? तो इन दी सब्सिक्वेंट ईयर्स, क्या ये गलती एक साल चली होगी या जितने साल बाद पता चला उतने साल चली होगी? अब फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि 31 March 26 के बाद, तो क्या हमने 24-25 में डेप्रिसिएशन और 25-26 में डेप्रिसिएशन लगाया होगा या नहीं लगाया होगा? तो 24-25 को ठीक करूंगा या 25-26 को ठीक करूंगा या दोनों सालों को ठीक करूंगा? दोनों को ठीक करना पड़ेगा। तो हमने यहां वर्ड क्या यूज कर लिया, इन दी सब्सिक्वेंट ईयर। जब गलती हुई है उसके बाद जितने साल है वो सब ठीक करने पड़ेंगे भाई। क्या ये बात समझ आ रही है अपने को? तो हमने क्या करना है यहां पर, जिस साल गलती होगी उस साल एसेट की वैल्यू को ऐड कर देना है और उस एसेट में लगने वाले डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। डेप्रिसिएशन उस साल भी माइनस होगा जिस साल गलती है, और उसके आने वाले हर साल माइनस होता रहेगा जब तक ये क्वेश्चन चल रहा है। क्या ये बात क्लियर है अपने साथ? ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन समझ आ गया या इसको बना के बताऊं? बात समझ आ गई है? पक्का? नहीं आई? आपने बनाया पीएनएल और आपने यहां लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मैं मानता हूं आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट था मान लो 5 लाख रुपए का। आपने यहां खर्चे लिखे, सैलरी 1 लाख, रेंट 25,000, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे आपने लिख दिए 20,000। तो आपका प्रॉफिट कितना रह गया होगा? तो बताएगा प्रॉफिट कितना आएगा इसका? कितना? 3 लाख, 3,45,000। ठीक है जी। अब यहां पर गलती क्या हुई है हमसे, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस चढ़ा दिया। 55 होगा, लो जी, 3,55,000। अब हमसे गलती क्या हुई है, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस चढ़ा दिया यहां पर। डन। इस ट्रैवलिंग एक्सपेंस को यहां पर आना नहीं था, हमने गलती से लिख दिया, ये हमारी गलती है। अब इसको यहां से हटा देते हैं।
तो जैसे ही हटाएंगे क्या मेरा प्रॉफिट 3,55,000 में 20,000 प्लस हो जाएगा, 375 बन जाएगा। सही है। अब ये यहां से हट के जाएगा कहाँ? ये यहां से हैप्पी बर्थडे टू यू। बस चॉकलेट की जगह क्या करते हैं, टर्फ के पैसे यही भर देगा। सही बात है भाई। वो है, क्लास की चॉकलेट और एक बंदे की डब बराबर दिख रही है मुझे। अब ये बैलेंस शीट में जाएगा क्या? साइकिल कितने की? 20,000 की। अब इस 20,000 की साइकिल पे बॉस डेप्रिसिएशन भी तो लगना है। क्वेश्चन में लिखा है कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर? 25% का डेप्रिसिएशन है, तो 20,000 का 25% कितना हुआ? 5,000। तो ये साइकिल 20 की रह गई या 15 की हो गई? ये साइकिल तो हो गई 15 की। अब ये तो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, बट ये 5,000 मेरा खर्चा है ना, तो इस खर्चे को पीएनएल में जाके मेरे प्रॉफिट से कम भी तो होना चाहिए था, या नहीं होना चाहिए था? तो ये 5,000 हमने माइनस करे होंगे या नहीं करे होंगे? नहीं करे होंगे। क्यों नहीं करे होंगे माइनस? क्योंकि हमने साइकिल को बैलेंस शीट में तो लिखा ही नहीं था। अब जब साइकिल को बैलेंस शीट में लिखूंगा तो इसके खर्चे को पीएनएल में भी लिखूंगा। क्या ये बात समझ आता है? पक्का? तो हमने क्या करना है, हमने अपना जो एसेट है उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड, और उस पर लगने वाले डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, माइनस। यही कर रहे हैं। जिस साल गलती हुई है एसेट सिर्फ उसी साल ऐड होगा, बट डेप्रिसिएशन उसके बाद वाले हर साल तक माइनस होती है, क्योंकि गलती चलती रही हो। क्या ये बात समझ आ गई अपने को? पक्का? अब आप एक बात आइए, आप वैसे बुद्धिमान लोग हैं, आप में से किसी ने पूछा नहीं है सवाल, मैं आपसे पूछ लेता हूं। अगर यहां लिखा होता डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% एसएलएम या 25% डब्ल्यूडीवी, तो क्या इस क्वेश्चन में जो इलस्ट्रेशन 5 दे रखी है कोई फर्क पड़ता? हाँ, ना, या पता नहीं? सर देख लो, क्वेश्चन की शक्ल देख लो, मेरी शक्ल ना देखो। हाँ, पहला साल है, क्या ही फर्क पड़ता है। क्वेश्चन में ना एरर हुआ है 1 अप्रैल 25 को, इसका मतलब आखिरी साल है। आखिरी साल में एसएलएम से लगाओ या डब्ल्यूडीवी से लगाओ, एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर ये एरर 1 अप्रैल 24 को हुआ होता तो क्या फर्क पड़ता? तो सर 25 तक का प्रॉफिट तो ओके हो जाता, 26 के प्रॉफिट में डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाता, क्योंकि एसएलएम अलग डिविजन लगा था, डब्ल्यूडीवी अलग लगा था। तो क्वेश्चन में ये भी देख लीजिएगा, ये डिविजन लग रहा तो कैसे लगा। क्या ये बात समझ आ गई? कर लेंगे इसको ट्रीट, हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ या ना? अब दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एज एसेट, इसमें क्या करेंगे? इसमें हमने एक्सपेंस को क्या मान लिया, एसेट। तो इसको कहां लिखा होगा, पीएनएल में लिखा होगा, बैलेंस शीट में लिखा होगा? इसको लिखा होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट से निकाल के बाहर लाना है और भेजना कहाँ है? तो जैसे ये पीएनएल में जाएगा प्रॉफिट प्लस हो जाएगा या प्रॉफिट माइनस हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या इस एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगा होगा? अगर ये, हाँ, अगर ये एसेट लिखा गया होगा बैलेंस शीट में तो उस पर डिविजन भी लगा हुआ होगा। जब ये एसेट ही नहीं है तो क्या वो डेप्रिसिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब क्या जो हमने इस फर्स्ट पार्ट में करा है, सेकंड पार्ट में ट्रीटमेंट जस्ट रिवर्स हो जाएगा? पक्का? तो लिख लीजिए सेकंड पार्ट का भी आंसर। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इन द ईयर ऑफ एरर, इन द ईयर ऑफ एरर हम कर देंगे माइनस, किसको माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ एक्सपेंस को। एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स हम कर देंगे ऐड, किसको, डेप्रिसिएशन को। सब्सिक्वेंट ईयर्स के साथ लिख दीजिएगा प्लस ईयर ऑफ एरर, ये दोनों जगह लिख लीजिएगा। जिस साल गलती हुई है उस साल भी तो डेविएशन ठीक करना पड़ेगा ना, उस साल और उसके बाद वाले हर साल में यही होगा। ओके जी, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? डन है ये बात?
WDV होता तो आपको निकालना पड़ता जी 20, 5, 15, फिर अगले साल का निकलता 15%, 15,000 का 25%, ये कितना होता है जी? 1/4 कर दे 15,000 को तो 3,700। चेक कर लो भाई मैथमेटिशियंस। ठीक है जी। और SLM होता तो अगले साल में दशम कितना लगता? 5,000। ओके जी। चलिए जी, यहां तक की बात ओके सबके साथ। आइए फिर सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। There is a weighted average profit method. Let's understand this with the help of an example. हमारे पास दो बिजनेस हैं जिनकी गुडविल निकालनी है, बिजनेस X एंड बिजनेस Y। हमने सीखा हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं, राइट? जिसमें हम पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर गुडविल निकालते हैं। 3 स्टेप में करते हैं काम। अब मान लीजिए यहां पर हमारे पास ईयर्स हैं 2026, 2025, 2024, 2023 एंड 2022। 5 साल हो गए। हमारा प्रॉफिट है बिजनेस एक्स का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। वेराज बिजनेस वाई का प्रॉफिट है 50,000, 40,000, 30,000, 20,000। 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया, और 10,000। इन दोनों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताएंगे कितना आ रहा। क्या इन दोनों बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 30,000 ही आ रहा है ना? सिंपल मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। यहां पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन पलट गई है, एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है। एवरेज करूंगा तो सेम ही निकलेगी एवरेज तो। ओके बात है ये। अब अगर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से इन दोनों की गुडविल निकालूंगा तो एवरेज प्रॉफिट है 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, गुडविल कितनी आ गई? 60 और 60। बट क्या सचमुच इन दोनों बिजनेस के अंदर गुडविल सेम होनी चाहिए? क्या ये दोनों एक जैसे बिजनेस है? एक उगता हुआ सूरज है और एक डूबता हुआ सूरज है। क्या ये बात सही है? अगर आपको कहा जाए एवरेज प्रॉफिट के बेस पे डिसीजन लो, तो सर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे डिसीजन सही आएगा गलत आएगा? तो यहां पर हमें ट्रेंड देखना होता है, ट्रेंड क्या चल रहा है। एवरेज तो ठीक है, ट्रेंड भी तो देखें कि बिजनेस चढ़ रहा है या बिजनेस गिर रहा है। इसके लिए यूज करते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फर्क समझ आ रहा है आपको दोनों में? यहां पर हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, 2022 को या 2026 को? हमारा 26 का प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 का प्रॉफिट कम इंपॉर्टेंट है। इज इट फेयर इनफ? गलत तो नहीं है बात ये? तो जब 22 का प्रॉफिट कम इंपॉर्टेंट है तो हम ज्यादा फोकस करेंगे 26 के प्रॉफिट पे। एक बिजनेस जिसका 22 में प्रॉफिट बहुत बढ़िया था, जिसका आज प्रॉफिट बढ़िया नहीं है, तो मैं उसका क्या करूं? मेरे लिए तो आज जिसका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है वो मायने रखेगा, या जिसका प्रॉफिट पहले अच्छा था वो मायने रखेगा? जिसका आज ज्यादा वो मायने रखेगा, पहले क्या था वो अलग बात है। मैं आकर पूछूं बेटा आपके फर्स्ट में कितने नंबर आए थे, आप कह रहे हो जी 100% आए थे। बेटा 10th में कितने आए थे? सर 42% आए थे। तो मैं कहूँ वाह बेटा ये अच्छा बंदा, फर्स्ट में 100 आए। अरे उस फर्स्ट के 100 का मैं क्या करूँ यार? अब आखिरी वाले देखूंगा पहले वाले देखूंगा जाकर? क्योंकि अब जो हाल है, हालात तो वहीं से गिने जाएंगे ना। क्या ये बात समझ आ रही है अपने को? तो यहां पर हम सिंपल एवरेज को फेल कर देते हैं और यहां पर हम लगाते हैं एक वेटेड एवरेज में। ओके जी। वेटेड एवरेज कहता है जो साल रिसेंट के हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, और जो साल पुराने हैं उन्हें कम इंपॉर्टेंस। सही कहता है गलत कहता है? तो आइए स्टेप्स लिखते हैं वेटेड एवरेज के।
स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। क्या एडजस्टेड प्रॉफिट्स हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालना सीख लिया? ये वैसे ही निकलेंगे, अलग निकलेंगे? तो यहां लिख दीजिएगा सेम एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सेम है, किसके साथ सेम है? एवरेज प्रॉफिट के साथ, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पर हमने क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। वी हैव ईयर्स 2026, 2025, 2024, 2023 एंड 2022। यहां पर हम निकाल लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। क्या एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकल जाएंगे या लिख दूं यहां पर कैसे निकलेंगे? निकल जाएंगे ना। मैं मान लेता हूं एडजस्टेड प्रॉफिट की कोई वैल्यू आई है यहां पर। इन 5 साल में कोई तो वैल्यू आई होगी एडजस्टेड प्रॉफिट की। अब अगला कॉलम है वेट्स। वेट का मतलब है इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस। कौन सा साल लीस्ट रेलेवेंट? 2022। और कौन सा मोस्ट रेलेवेंट है? 26। फेयर डील है। तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, उसको कम वैल्यू देनी चाहिए। तो सबसे पुराना साल उठा के शुरू हो जाना, 1, 2, 3, 4, 5। आई होप आपको 1, 2, 3, 4, 5 आती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। करना भी मत बेटा, शर्म आनी चाहिए। अब तो आई जानी चाहिए 12th में आकर। कोई बात नहीं, नहीं आती तो बुरा मानने की भी बात नहीं है इसके अंदर। चलिए, अगर आपको वेट्स दिए हो क्वेश्चन में तो वो वेट लिख दीजिएगा। अगर वेट ना दिए हो तो सबसे पुराने साल को उठाइएगा, सब 1 लिख दीजिएगा। और जैसे साल बढ़ते जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने तो आएंगे नहीं वैसे, 3 या 4 साल ही आते हैं, 5 साल तक। अब इसके बाद आपको निकालना है वेटेड, वो वेटेड प्रॉफिट। वी हैव वेटेड प्रॉफिट्स। क्या वेटेड प्रॉफिट इनको मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू करके, जो जो आंसर आता जाएगा वो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा? कर सकते हैं ऐसा हम? आखिरी वाला सबसे आसान होगा करना, बट ऑब्वियस। क्या यहां पर सिग्मा वेटेड प्रॉफिट्स हो जाएगा? सिग्मा वेटेड प्रॉफिट्स का मतलब सबका सम। और क्या यहां पर सिग्मा डब्ल्यू विच इज सिग्मा वेट्स, ये कितना आएगा? 5, 5, 10, 15। सही है जी? इसमें कोई दिक्कत किसी को? पक्की बात है ना ये? हमें इस स्टेप में क्या निकालना था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट्स। क्या ये दोनों ही आपको ऊपर से मिल गए होंगे? सिग्मा वेट में तो 15 है, और सिग्मा वेटेड प्रॉफिट यहां पर इसका सम ही गया होगा बाहर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का?
ऐसा करने से क्या एक आंसर आ जाएगा निकल के बाहर? कोई भी एक वैल्यू तो बनेगी, डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके। कितने स्टेप हो गए यहाँ पर बेटा? कितने स्टेप हो गए भाई? दो ही हुए, तीन हो गए? ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब ये फर्म की गुडविल निकालने की बात है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे आराम से? और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा क्वेश्चन में, तो क्या इससे काम तमाम हो जाएगा? क्या गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी निकल के बाहर? और यही हमारा आंसर है, दैट्स इट। क्या ये मेथड पिछले मेथड से बहुत अलग है, या उसी का टांग तोड़ वर्जन है? सेम है। अब हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है इसके क्वेश्चन कराना एक वेस्टेज ऑफ टाइम ही होने वाला है। आप कर लेंगे इसके क्वेश्चन आराम से? पक्का? थैंक यू। अब जो मुझे आपको पढ़ाना है वो इस पूरे चैप्टर का दिल है। मैंने कहा था दो मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम बताए थे। पहला इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा था? सुपर प्रॉफिट। पहला था वेटेड प्रॉफिट, नहीं एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है, आइए बेटा सुपरमैन बनते हैं। इट्स टाइम टू डू व्हाट? इट्स टाइम टू लर्न सुपर प्रॉफिट्स। कैसे लोग हैं, कोई किताबें गिरा रहा है, कोई पेंसिलें गिरा रहा है, थोड़े टाइम बाद लोग फोन फेंक के मार देंगे, छुट्टी का टाइम हो गया है। अरे मैं स्वस्थ तुमसे यही उम्मीद थी मुझे आज। फुल नींदों में घूम रहे हो, बेहोश मत हो जाए ना। जब मैं टाइम चेंज करता हूँ ना, आपसे पहले मैंने 11वीं की क्लास रखी थी सुबह 10 बजे, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई उनमें से कुछ लोगों को देख के, बेचारे कुछ ऐसे ही आए हैं उठ के जैसे वो कल रात सोए थे। कुछ की तो आंखें भी ऐसी खुल रही थी। मैं कहा बेटा 15 मिनट हो गए, अब तो आंखें खोल लो यार। सुबह उठ के, अरे सर मैं कल रात 4 बजे सोया था। मैं कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो मुझे लग रहा है वो तो चलो फिर भी सुबह 10 था तो मुझे समझ आता है कि दोपहर को 1 1:30 बजे भी ऐसी लाशों की तरह पड़े हुए हो तुम। बेटा दिन कितने में शुरू होता है? 3 बजे, या पहले शुरू हो जाता है? और चलिए जी, सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, सुपर से भी ऊपर। इट्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स? ये वो लोग जिनके स्कूल में हो गए वो बता पाएंगे क्या? थोड़ी मदद कर दीजिए मेरी। नाश्ता लेट करने की वजह से भूल गया हूं मैं। हाँ जी, मिस अंशिता। एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं उनको। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट है? नहीं नहीं, उन बेचारों को तो हटा दिया था हमने। एबनॉर्मल गेन को माइनस नहीं कर देते हम, वो तो एलिमिनेट होने वाला आइटम है। चलो नाइस अटेम्प्ट। और गेन, नहीं गेन इज नॉट सुपर प्रॉफिट। सुपर का मतलब है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में एक आइटम होना जरूरी है, दो आइटम होना जरूरी है। एक्स्ट्रा कैसे डिफाइन करते हैं? किसी से ज्यादा, किसी से कम। ये एक्स्ट्रा तो ऐसे डिफाइन करो, फालतू कैसे होगा? कोई एक बेस लाइन होगी, बेस से ऊपर होगा तो हम कहते हैं, मान लीजिए ये हमारी इंडस्ट्री का प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज स्टार्ट होता है 0% प्रॉफिट से लेकर 100% प्रॉफिट तक। इससे आगे पीछे तो नहीं हो सकता ना, कोई 150% प्रॉफिट तो नहीं कमा सकता, या कमा सकता है? पक्का?
तो इंडस्ट्री का एक नॉर्म होता है, हर इंडस्ट्री का नॉर्म होता है जी। हमारी इंडस्ट्री ना 10% प्रॉफिट अर्न करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में लोग कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? 10% प्रॉफिट अर्न। इसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ऑन एन एवरेज 10% आता है, या सबके पास 10% आता है? आपके कभी स्कूल में पेपर हुए हैं? पेपर के बाद रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट में एनालिसिस हुआ है? क्या एवरेज मार्क्स निकलते हैं क्लास के? मान लीजिए क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 74%, तो इसका मतलब क्लास में सबके 74 ही आए होंगे? भाई साहब, ना कोई 75 वाला रहा होगा, ना कोई 73 वाला रहा होगा, या सारे 74 पे आए होंगे। टीप के लिखा था क्या पेपर को? बल्कि तब भी नहीं आ सकते इतना टीपने के बाद भी। क्या एवरेज का मतलब ये होता है सब सेम है? क्या होता है एवरेज का मतलब? एवरेज 100 है लेकिन पूरी क्लास में अगर वेरी गुड। मिडिल मिडल एक वैल्यू है। जैसे हम यहां पढ़ रहे थे, वो अजीब सा कहां गया, ये रहा। हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट है, अलग अलग प्रॉफिट है 5 साल का। अगर आप ध्यान से देखें, 2 लाख, 1 लाख 40, 80 हजार, 310, 570। बट इन 5 साल का प्रॉफिट एवरेज कितना निकला? 2 लाख। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट तो 2,60,000 है, बट क्या हर साल प्रॉफिट 2,60,000 ही हो रहा है? सर कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, बट एवरेज कितना है? क्या आप मुझे वो साल बता सकते हैं जब मैंने 2,60,000 से ज्यादा कमाया है इसमें? 25 इसका मतलब ये 2 साल तो हरी झंडी में है, और ये 3 साल कैसे हैं? ये लाल झंडी में है। इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस एवरेज से ज्यादा रही है, एवरेज से कम रही है? तो ये 3 साल तो ऐसे हैं बॉस, जो एवरेज से नीचे है, और ये 2 साल ऐसे हैं जो एवरेज से ऊपर है। क्या मैं कह सकता हूं इन 2 सालों में मैंने एवरेज से ज्यादा प्रॉफिट कमाया है? पक्का ना? तो ऐसे एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट तो नहीं हो सकता जो आप हर साल सेम कमा रहे हो। प्रॉफिट तो हर साल वेरी करेगा। ऐसे ही मान लो ये 5 बिजनेस हैं जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इन पांचों बिजनेस का अलग अलग प्रॉफिट है। तो इन पांचों बिजनेस का एवरेज एक प्रॉफिट तो निकलेगा ना बाहर। तो ऐसे ही इंडस्ट्री में हमारे पास एक एवरेज परसेंटेज है। एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 10%। इसका मतलब बिजनेस में अगर कोई आएगा तो ऑन एन एवरेज वो कितना कमा पाएगा? 10। इसका मतलब वो 10 से ऊपर नहीं कमा सकता, या कमा सकता? 10 से नीचे? 10 से ऊपर कब कमाएगा? कम काम करके, हरामखोरी करके, घर पे पड़ा रहेगा, सो रहा है, उठ ही नहीं रहा, अपने आप प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है ऊपर से। ऐसा होता है? काश ऐसा हो, कल से क्लासेस बंद, सो अपना आराम से करो। ऐसा तो नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कब आएगा? जब आप उतनी मेहनत करोगे जितनी लोग कर रहे हैं, या ज्यादा मेहनत करोगे? पक्का ना? तो अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 10%। 13% इज आर प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना है? 13% है। इसका मतलब हम दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये जो ज्यादा कमा रहे हैं वो कितना है? 3% है, 13% है? तो गुडविल 3 पे बननी चाहिए, 13 पे बननी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट की तो गुडविल है। 10 तो सारी दुनिया कमा रही है, आपने इसमें अनोखा क्या काम कर दिया? इतना तो आ ही जाता प्रॉफिट। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा पैसे कमाए ना यहाँ पर, ये जो एक्स्ट्रा परसेंटेज का गैप दिख रहा है हमें, ये एक्स्ट्रा परसेंटेज क्या है हमारे लिए? 3%। दिस इज माई सुपर प्रॉफिट। तो लोग कहते हैं भाई गुडविल तो तब होनी चाहिए जो सुपर प्रॉफिट से हो। कई तो बिजनेस अपने एवरेज प्रॉफिट से कमा लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने एफएमसीजी में बिजनेस करा, ब्रिटानिया कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है। इनके साथ क्या है यार, इनके तो प्रोडक्ट घर में यूज होने ही होने हैं। चाहे कम अच्छे लगे चाहे ज्यादा अच्छे लगे, लोग यूज करते ही करते हैं प्रोडक्ट्स। तो ऐसे बिजनेस का तो प्रॉफिट परसेंटेज अपने आप चल जाता है, क्योंकि ये डेली आइटम है हमारे लिए। बट ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लग्जरी प्रोडक्ट है, या कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है, उसके लिए मेहनत है पैसा कमाना। तो वो कहते हैं जब एवरेज प्रॉफिट सब कमा ही रहे हैं ना, तो आपने जो एक्स्ट्रा कमाया है उस पर लो गुडविल अपनी। एवरेज तो मिल ही जाता, चाहे आप काम करो चाहे मैं काम करूं। सुपर प्रॉफिट का मजा तो तब है जब आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के पैसे कमाए। तो गुडविल यहां पर सुपर प्रॉफिट पे गिनी जा रही है, मतलब जो पूरा कमा रहे हो उस पे, या जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो उस पे। और एवरेज प्रॉफिट वाली गुडविल कितने में गिनी जाती है?
3% पे, 10% पे, 13% पे? 13 पे। भाई हम तो 13 कमा रहे हैं ना, हम अपना एवरेज निकालते तो 13 से निकालते। बट जब हम 13 से निकालेंगे तो 13 में से 10 तो सारी दुनिया कमा रही है। तो सुपर प्रॉफिट कहता है जो सारी दुनिया कमा रही है वो छोड़ दो, जो आप फालतू कमा रहे हो ना उसकी बात करो, वो आपकी गुडविल है, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा एक्स्ट्रा है। क्या ये बात समझ आ रही है अपने को? पक्का? डन है? चलिए आइए इसके स्टेप्स लिखवाता हूँ। 5 स्टेप है इस प्रोसेस के अंदर, 4 या 5, हाँ ऐसे ही कुछ स्टेप्स। इन 5 स्टेप को बड़े ध्यान से लिखिएगा, आराम से शिद्दत से समझिएगा। आपको लगे कहीं आपसे नहीं समझ आ रहा है तो वहीं हाथ उठा लीजिएगा। वेट मत करिएगा कि अंत में पूछूंगा, फिर मुझे दोबारा पीछे जाके अपनी साइकिल रिवाइंड करनी पड़ेगी, और बेटा रट्टा मारा हुआ इंसान दोबारा सेम बात नहीं बोल पाता, देखो मैं भूल जाऊंगा। तो इट्स बेटर आप वहीं पूछ लेना। ठीक है जी? चलिए लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। कैलकुलेशन of adjusted profits। अब इस स्टेप को मैं समझाऊंगा नहीं आपको, और मुझे लगता है इसे समझाने की जरूरत भी नहीं है अब। ओके है ना? ये कहाँ निकालना सीखा है हमने? तो यहां लिख देता हूं मैं, सेम एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके है जी? एडजस्टेड प्रॉफिट एक आएगा या अलग अलग आएंगे? हर साल के हिसाब से आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, या एक ही आएगा? हर साल का आएगा भाई, 22 का अलग, 23 का अलग, 24 का अलग, 25 का अलग, ऐसे आएगा ना ये तो। चलिए जी, फिर आता है स्टेप नंबर 2 पे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या इसका फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत है? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्या एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट की जरूरत है? एडजस्टेड प्रॉफिट को क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए? सम कर देंगे, और डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ ईयर। ओके बात है ये? यहां पर मैं मान लेता हूं, एक वैल्यू ले लेता हूं, माई एवरेज प्रॉफिट इज ₹3,40,000। ये तो कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है। अब इसके अंदर ना आप हिंदी में एक नोट लिख लीजिएगा प्यारा सा, एवरेज प्रॉफिट का नोट लिख लीजिएगा। ये वो प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो किसने कमाया है? हमने कमाया, सारी दुनिया ने कमाया? ये वो प्रॉफिट है जो हमने कमाया। लिख लीजिएगा, हमने कमाया, हमारी मेहनत का पैसा। क्या हो गया बेटा? नहीं कमाना तो दे दो ट्रांसफर। ये कौन सा प्रॉफिट है जो हमने कमाया? सही बात है? पक्का? स्टेप नंबर 3। हाँ, क्या हो गया? ले यार, ये अब भाई बन गई जगह यार। अरे मिट जाओ भाई। क्या स्टेप नंबर 3? कैलकुलेशन। एक तो नाम इतना मुश्किल है इसलिए होती नहीं मुझसे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आया अंग्रेजी का नाम, कैपिटल एम्प्लॉयड। के हुए है भाई ये? जितना पैसा हमने, लिख लीजिए ब्रैकेट में फिर ये तो। अच्छा बुक 3 मैंने पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉय, है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस कर रहे हैं। पता नहीं सर।
काउंटिंग रेशियोज में। पता नहीं सर, इतना नहीं पढ़ा लिखा हूं। जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे उस पर। इसमें लिखना है ये वो पैसे हैं। कौन से पैसे हैं? वो पैसे हैं जो हमने इन्वेस्ट करे हैं। क्या करे हैं? इन्वेस्ट। किस में इन्वेस्ट करे हैं? बिजनेस में। जो हमने इन्वेस्ट करे हैं टू अर्न एवरेज प्रॉफिट। टू अर्न एवरेज प्रॉफिट। ओके जी, ब्रैकेट में लिखना बेटा ये। अब आप देख लो, छोटा ब्रैकेट बनाना बड़ा बनाना अपने आप देख लेना। फिर ये वो पैसे हैं जो हमने क्या करे हैं? इन्वेस्ट करे हैं। क्या करने के लिए? अर्न। अर्न करने के लिए। कौन सा प्रॉफिट? तो क्या मैं कह सकता हूं ये वो पैसे हैं जो 3,40,000 रुपए के एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए लगाए गए हैं? पक्का? इसको निकालने के दो तरीके हैं। देयर इज अ लायबिलिटी अप्रोच। ये ब्लू से नहीं, ये तो ब्लैक से लिखना था। चलिए, देयर इज अ लायबिलिटी अप्रोच एंड देयर इज एन एसेट अप्रोच। आप तो जानते ही हैं, एक लायबिलिटी का नाम है, एक एसेट का नाम है। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, बैलेंस शीट बनाता हूं जिससे लायबिलिटी एसेट दोनों उसी बैलेंस शीट से निकाल के देखते हैं कि अगर बैलेंस शीट होगी तो हम कैसे निकाल पाएंगे उसे। हमारे पास एक बैलेंस शीट है। हमारे पास एक्स की कैपिटल है, क्योंकि पार्टनरशिप के अकाउंट्स है ना ये। एक्स की कैपिटल है 2 लाख। वाई की कैपिटल है 3 लाख। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ हमारे पास 1 लाख रुपए। हमारे पास बैंक लोन है 80,000 रुपए का। हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 1,20,000 रुपए के। ओके जी बात है। बैलेंस शीट टोटल बताएंगे कितना आ रहा है? 8 लाख। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख रुपए की। प्लांट एंड मशीनरी है 1.5 लाख रुपए की। कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है 50,000 रुपए का। कुछ डेटर्स हैं 60,000 रुपए के। कुछ कैश एट बैंक पड़ा हुआ है 40,000 रुपए का। देखना क्या ये भी 8 ही दिख रहे हैं क्या टोटल में? मैंने कोशिश तो ये 8 बनाने की करी थी, अगर फिर गलत हो जाए तो चेक कर लो। ओके जी बात है। पक्का? अब यहाँ दो अप्रोच है। एक अप्रोच का नाम है एसेट अप्रोच, एक अप्रोच का नाम है लायबिलिटी अप्रोच। पहले कौन सी करें? ठीक है, तुम्हारे सर पे उधारी थी, जाओ उधार में। लायबिलिटी अप्रोच करते हैं। लायबिलिटी अप्रोच में हमें ये देखना है कि अगर आज बिजनेस बंद हो जाए तो मालिक को कितना पैसा देना है। अगर आज बिजनेस बंद हो जाए तो मालिक को कितना पैसा देना है। तो एक्स को क्या देना है? एक्स की कैपिटल देनी है। वाई को क्या देना है? वाई कैपिटल देनी है। और ये जो जनरल रिजर्व पड़े हैं किसको देने हैं? मालिक को देना है, बाहर वालों को देना है। और ये जो बैंक लोन पड़ा है किसको देना है? मालिक को देना है, बाहर वालों को देना है? बाहर वालों को देना है क्या ये? चलो ठीक है।
क्रेडिटर के पैसे किसको देने हैं, मालिक को, बाहर वालों को? मालिक को तो नहीं देने ना, पता चले सारे पैसे मालिक को देके चले गए कि सर मेरी सैलरी बढ़ा देना, कल से बिजनेस बंद है। ऐसा तो नहीं होगा। तो मालिक को कौन से पैसे देने, एसेट में से कुछ देना मालिक को? एसेट में से कुछ देना मालिक को? एसेट तो मालिक के है ही नहीं, एसेट तो बिजनेस के हैं। बिजनेस एसेट बेचेगा, इनको पैसा दे देगा अपने। तो मालिक को कितने पैसे देने हैं? 2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। ओके जी, पक्का? तो लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच कहती है जो पैसे मुझे ओनर को देने हैं, विच इज अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स, if business is closed today, it says अगर बिजनेस आज ही बंद हो जाए तो मालिक को कितने पैसे देने? तो कौन कौन से पैसे देने हैं भाई मालिक को हमने? एक तो देने हैं पार्टनर्स, कैपिटल देनी है। क्या मैं कह सकता हूं, ऐड कर देता हूं इस कैपिटल में रिजर्व्स के पैसे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, या कोई भी रिजर्व जो पड़ा हो। रिजर्व का पैसा होता ही प्रॉफिट से निकला हुआ है। इसमें से माइनस कर देते हैं हम, एक एसिड माइनस होते हैं, कौन से होते हैं वो? वेरी गुड, फिक्टिशियस एसिड। कौन से एसिड माइनस करने हैं अपने ने? फिक्टिशियस। पीछे से लाइबिलिटी साइड नहीं, एसिड साइड पे आते हैं। अब फिक्टिशियस एसिड भी लायबिलिटी मान लग गए तो फिर एसिड किस बात के रहे यार वो? ये एसिड साइड पे आता है। फिक्टिशियस एसिड का एग्जांपल अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, लिख लीजिए, बड़े काम का नाम है ये, बहुत बार आएंगे। फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल में आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। कई बार बैलेंस शीट नहीं बनी आती, खाली नाम लिखे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब फिक्टिशियस एसेट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, तो अगर आपको बैलेंस शीट में ये नाम दिख जाए, कौन कौन से? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में लिखा हुआ दिख जाए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख जाए, और एक नाम और बोला था शायद, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये चारों में से कुछ भी दिख जाए, आपको यहां से कैपिटल से माइनस करने होगा। ये हमारे लिए एक एक्यूमुलेटेड लॉस है, इकट्ठा करा हुआ नुकसान है, ये फायदा नहीं है कोई प्रॉफिट। जैसे हमने बात करी थी, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट नहीं, फिक्टिशियस एसेट है। गुडविल भी अगर जो बैलेंस शीट में लिखी हो वो माइनस होती है, अलग बात। ठीक है जी। अब दूसरा कौन सा अप्रोच है? एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच में हम क्या करेंगे? एसेट अप्रोच में हम कहते हैं टोटल एसेट्स, उससे माइनस क्यों हो रहे थे पीछे एसेट वगैरह, मतलब क्योंकि रिजर्व्स प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो मैंने मालिक को नहीं दिया, फिक्टिशियस एसेट लॉस का वो हिस्सा है जो मैंने मालिक को नहीं दिया। तो अगर आज मैं बिजनेस बंद करूंगा तो बचा हुआ प्रॉफिट भी उसी को दूंगा और बचा हुआ लॉस भी उसे ही दूंगा। लॉस से कैपिटल कट जाएगी, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी। पार्टनर कैपिटल रिजर्व कौन सी? पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्लस। ये है कौन सी है? पार्टनर्स कैपिटल कौन सी है? ये नहीं ना, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, जो बैलेंस शीट में लिखी है। दिस इज टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग fictitious assets. दिस इज टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट यहां पर नहीं गिनेंगे क्योंकि वो तो वहां से हटा दिया ना हमने। लेस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, लेस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। आउटसाइडर लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो मालिक को देनी है, तो बाहर वालों को देनी है। अब जरा देखना इसको, बैलेंस शीट में ऐसा दिख रही है क्या ये?
क्या ये जो डब्बा सा बनाया है जूते की शेप में, ये क्या बता रहा है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। लिख देता हूं इसके ऊपर, दिस इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या कैपिटल ही बचेगी एंड में? हाँ या ना? बेटा एक काम करो, बचपन में जाओ थोड़ा और पीछे। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है आपको? याद है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है बेटा? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, पक्का ना, प्लस कैपिटल। अब एक काम करो, लायबिलिटी जो है ये कौन सी लायबिलिटी है? ओनर लायबिलिटी है, आउटसाइडर लायबिलिटी है? तो मैं इसे आउटसाइडर लायबिलिटी लिख सकता हूँ? गलत तो नहीं होगा ना लिखना? क्या ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है? एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। सही होगा लिखना, गलत होगा लिखना? सही है ना? जब खाली कैपिटल को पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं लायबिलिटी अप्रोच। जब हम खाली कैपिटल को पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं लायबिलिटी अप्रोच। और जब एसेट में से आउटसाइडर माइनस कर देते हैं लायबिलिटीज तो इसे कहते हैं एसेट अप्रोच। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, अलग आएगा? अब आप देखना जरा यहां पर क्या करा हमने। ये जो येलो डब्बे में यही तो करा है, टोटल एसेट्स माइनस, तो बच क्या गया मेरे पास ऊपर? कैपिटल तो बची है। और बैलेंस शीट में है ही क्या भाई, पैसे दो ही जगह से आ सकते हैं। या तो वो पैसे आएंगे ओनर से, या वो आएंगे आउटसाइडर से, और तो कहीं से नहीं आ सकते पैसे। तो अगर मैंने टोटल एसेट में से आउटसाइडर हटा दिए तो बचा कौन? ओनर की कैपिटल तो बची मेरे पास, और कोई रास्ता ही नहीं है। यही बेटा आपको बचपन में पढ़ाया था, यही दोबारा पढ़ रहे हैं। बात समझ आ गई? पक्का जी? नहीं बेटा, परचेज गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट। अभी हमने लास्ट में बात करी थी ना, गुडविल दो तरह की होती है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। तो जो परचेज गुडविल है वो फिक्टिशियस एसेट है, वो यहां से टोटल एसेट से माइनस हो जाएगी। ठीक है जी? तो क्या दोनों अप्रोच से आंसर सेम आएगा, अलग आएगा? पक्का? आप 8 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तब भी 6 लाख आएगा, और आप 2 + 3 + 1 करोगे तब भी 6 लाख आएगा। चाहे कुछ भी कर लो, आंसर तो वही आना चाहिए। पक्का? चलिए। हैं? और नीचे? बस बेटा, इससे नीचे तो जाने की जगह ही नहीं बची। और कितना गिरेंगे हम? पानी पड़ा है यहाँ किसी के पास? अरे आलसी, आंख नहीं खुल रही बंदे की। तुम सुबह सोने वाले लोगों में से हो? रात को सो गए थे तब से सो ही रहे हो? नहीं नहीं। भाई कहाँ? सोए। ये भी सही है यार, सोया ही नहीं, बात ही खत्म। मैं प्यासी आत्माओं में से हूँ, थोड़ी देर बाद 1-2 पानी की बोतल रख दूंगा यहाँ पर। ये बात समझ आ गई? चलो बेटा, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ दिस टॉपिक। हिम्मत इकट्ठी करते हैं खत्म करने की इसको। अब मान लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, ये कितने थे? 3,40,000 ना? तो मैं एक बारी को मान लेता हूँ मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 25 लाख रुपए। मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 25 लाख रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूँ हमने 25 लाख रुपए लगा के 3,40,000 रुपए कमाए? क्या ये कह सकते हैं? पक्का? स्टेप 1 में हमने क्या निकाला?
एडजस्टेड प्रॉफिट। स्टेप 2 में हमने क्या निकाला? ये एवरेज प्रॉफिट किसने कमाया? हमने कमाया, दूसरों ने कमाया। फिर हमने स्टेप 3 में क्या निकाला? ये क्या बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड? एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमने कितना पैसा लगाया है। सही है। अब स्टेप 4, जहां से सुपर प्रॉफिट पैदा होगा। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब है असली मजे की बात। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब ये क्या अजीब भला है? इसके नीचे भी लिख लीजिए। ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये वो प्रॉफिट है। ये कौन सा प्रॉफिट है? वो प्रॉफिट है जो इंडस्ट्री में लोग कमाते, जो इंडस्ट्री में लोग कमाते। आई रिपीट, ये वो प्रॉफिट है जो इंडस्ट्री में लोग कमाते। इफ दे वुड हैव इन्वेस्टेड, if they would have invested the same capital, if they would have invested the same capital, ब्रैकेट में ₹25 लाख, ₹25 लाख। इसका मतलब समझ आया? ये क्या बता रहा है मुझे? हाँ, जितने पैसे हमने लगाए हैं उतने ही पैसे अगर कोई और लगा के बैठा होता इसी इंडस्ट्री में, तो वो क्या कमा रहा होता? अगर वो 3,40,000 से ज्यादा कमा रहा होता तो हमारी सुपर प्रॉफिट होता या हमारा सब प्रॉफिट हो जाता? फिर हम तो निकम्मे निकले, वो ज्यादा अच्छा निकला। अब ये हमारे एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट से कम होना चाहिए? ये पैसे नॉर्मल प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट है? हम कमा रहे हैं, दूसरे कमा रहे हैं? एक मिनट वापस आता हूं मैं अपनी वो थियरी। हमारे तो कम होगा, कभी तो हमारे ज्यादा होगा। ये 10% कौन सा प्रॉफिट है? जो हमने कमाया, जो दूसरों ने कमाया। और 13% तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 13%, दूसरे कमा रहे हैं 15%। तो हम कह रहे थे हमारी गुडविल है। कहेगा भाई साहब गुडविल ही निकम्मे हो, तुमसे ज्यादा कमा रहे हैं दूसरे लोग। बल्कि दूसरे लोग कम कमाएंगे तभी तो फायदा दिखेगा आंखों के सामने। तो हमने यहां पर क्या कहा? हमने कहा जी हमने कमाए हैं 3,40,000 और इसको कमाने के लिए लगाए हैं 25 लाख। अब ये देख लेते हैं अगर इंडस्ट्री में 25 लाख कोई और लगाता तो वो क्या कमा रहा होता। अगर वो 3,40 से कम कमा रहा है तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो 3,40 ही कमा रहा है तो हम ठीक काम कर रहे हैं। और वो 3,40 से ज्यादा कमा रहा है तो हम खराब काम कर रहे हैं। बट वो किसी एक से कंपेयर होगा या वो एवरेज से कंपेयर होगा? एक से तो नहीं हो सकता ना कंपेयर। ये हमेशा किससे कंपेयर होगा? एवरेज। तो हमने यहां पर वर्ड यूज करा कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो दुनिया कमाती है। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हम कमाते हैं। हमारे द्वारा कमाया गया प्रॉफिट सारी दुनिया के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तभी तो बीच का बफर सुपर प्रॉफिट निकल के बाहर आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? बस बेटा, आ गए हम। मैं कहता यही सुपर प्रॉफिट पैदा हुआ क्योंकि इसी से सुपर प्रॉफिट बनेगा हमारा। ये निकालते कैसे हैं? वही तो बता रहा हूँ सर, बड़ी मुश्किल से रट्टा मारा मैंने फॉर्मूले का। देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return, and the normal rate of return will be given in question. हर इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि ये इंडस्ट्री कितना परसेंट कमाती है, 5%, 7%, 10%, 15%। हर इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रिटर्न। कुछ इंडस्ट्री जहां कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है वहां रिटर्न के परसेंटेज कम हो जाते हैं। जहां कंपटीशन का लेवल कम होता है वहां रिटर्न के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल किराने में प्रॉफिट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है? हाँ या ना? किराने की दुकान में
कपड़े की दुकान पे। हाँ, तो हमें पता है किराने की दुकान खोलेंगे तो परसेंटेज कम मिलेगा बट वॉल्यूम मिलेगा। कपड़े की दुकान खोलेंगे तो परसेंटेज ज्यादा मिलेगा, वॉल्यूम थोड़ा कम मिलेगा। क्या डज इट मेक सेंस? तो हम सबको पता है कि हाँ, हर इंडस्ट्री का परसेंटेज ऑफ रिटर्न सेम नहीं हो सकता, सबका रिटर्न अलग अलग है। एक इंसान बेचता है मारुति की स्विफ्ट कार, और एक इंसान बेचता है ऑडी Q5। तो क्या वो दोनों सेम प्रॉफिट परसेंटेज कमा रहे होंगे? पर मारुति वाला प्रॉफिट परसेंटेज कम कमा रहा होगा, ज्यादा कमा रहा होगा, बट वो वॉल्यूम ज्यादा कमा रहा होगा। ऑडी परसेंटेज का प्रॉफिट ज्यादा कमा रही होगी बट वॉल्यूम कम कमा रही। तो हर इंडस्ट्री का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो पता होता है ना सबको। ये वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि हमारी इंडस्ट्री का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अब मान लेता हूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 25 लाख। हमने कितना परसेंट कमाया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? तो भाई साहब, अगर कोई और इंसान 25 लाख रुपए लगा के यही धंधा कर रहा होता तो क्या कमा रहा होता? 2.5 लाख। हमने कितने कमाए? 340। ज्यादा कमाए कम कमाए? तो हम सुपर प्रॉफिट के हकदार हैं या नहीं है? सर बुक में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है जो हाँ opening का flow हाँ, है। एवरेज होती है। एवरेज ओपनिंग क्लास लोगों दे रखा है। एवरेज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, वो एवरेज वर्ड यूज करते हैं समझाने के लिए। उन्होंने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस कैपिटल। कहाँ लिखा है सर? दिखाओ ऐसे। बदल गई है बुक? है? हाँ, मर गई। स्टेप। स्टेप वन, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन। बेटा तब करोगे ना, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी होंगी। हम बैलेंस शीट से बनाएंगे तो क्लोजिंग ही दे रखी होगी आपको खाली। स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? जो हमने ज्यादा कमाया, जो हमने कम कमाया। तो सुपर प्रॉफिट के अनुसार कौन सा प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो फॉर्मूला बिकम्स एवरेज प्रॉफिट माइनस या प्लस? माइनस विच प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है या नहीं है? कितना है? और नॉर्मल प्रॉफिट है 2.5 लाख। 340 माइनस 2.5 लाख मिक्स हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 90,000। जी, हम 90,000 ज्यादा कमा रहे हैं हर साल दूसरों से, या इंडस्ट्री में किसी से भी, सॉरी इंडस्ट्री के एवरेज। एंड गुडविल 90 पे निकलनी चाहिए या 340 पे निकलनी चाहिए? क्योंकि सुपर प्रॉफिट कितना है? 90। कितने स्टेप हो गए? 5। द लास्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब आप देखो, एक ही काम है, हम उसे एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे तो वैल्यूएशन सेम आएगी अलग आएगी? वेटेड एवरेज से निकालेंगे तो अलग, और उसी क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे तो हमने पढ़ा था वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव। आप 4 मेथड से यूज करोगे, चारों से अलग आंसर आएगा। चारों के आंसर सेम नहीं हो सकते क्योंकि सबका बेसिस ऑफ कैलकुलेशन अलग है। कोई कहता है एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालो, कोई कहता है सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो। तो जिस प्रॉफिट से आप गुडविल निकाल रहे हो वही तो बताएगा कि कैलकुलेशन कैसे होनी है आपकी। अब लास्ट स्टेज में हमने क्या करना है? गुडविल निकालनी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स। क्या सुपर प्रॉफिट निकाल लिया हमने? इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दिस टेल्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
ट्रू प्रॉफिट कितना था हमारा? 90,000। मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,70,000। क्या ये बात समझ आई आपको? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। सर हमेशा ये बनो होता है। ये तो मुझे भी निकालना नहीं आता, मैं आपको क्या सिखाऊं और क्यों झूठ बोलूं आपको। ओके जी मामला। बेटा किताब दे दो, रजिस्टर जिस स्पीड से बंद कर रहे हो ना, होमवर्क लिख के बंद करना है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जब आप होमवर्क करके आते हैं तो अगली क्लास ऑटोमेटिकली ज्यादा समझ आती है, और जब हम नहीं करके आते हैं तो होमवर्क के बिना अगली क्लास अपने आप ही थोड़ी कम समझ आती है। गलत कह रहा हूँ देवशीष मैं? आज मुझे पूरे साल में पहली बार लड़के के जवाब सुनाई देने शुरू हुए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, जेन्युइनली कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ये बताया कि हाँ एडजस्टेड प्रॉफिट हर साल अलग निकलेंगे। बट अगर हमने होमवर्क ही नहीं करा होगा तो जैसे निकल रहे हैं वैसे निकलेंगे, और लास्ट में पता चलेगा वो कैसे निकलेंगे। तब तक बन चुकी होगी खिचड़ी। फिर ना आएगा सुपर प्रॉफिट, ना निकलेंगे एवरेज प्रॉफिट, सब ऐसे निकलेगा बाहर। चलिए, कहाँ मर गया ये क्वेश्चन? आगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। बस कितने हो गए? बस। तो आ रहा। अरे तो ये तो छोटे छोटे इतने टिकड़ों से क्वेश्चन है ये, इसमें क्या? इस क्वेश्चन का जो इसका असाइनमेंट बनाया था मैंने, वो तो आज क्लास शाम को हो नहीं भाई। इसके असाइनमेंट के भी 8 क्वेश्चन डाले थे मैंने, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से करोगे तो एक क्वेश्चन शायद 5-7 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है ये, अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो। हाँ, आता नहीं होगा तो बैठे रहोगे लेके उसके साथ डांडिया खेलते रहोगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन मार्क करके दिए, पलक मलक करिए 2 असाइनमेंट के, मैं कहा नहीं ये एक ही है, कहीं 2 में बांट देना बेचारों को उठा के। 4 क्वेश्चन में होता ही क्या है, इसके कुछ भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तमन्ना जैसे किताब बंद करके अचानक होमवर्क आ जाएगा इसका। कितने हो गए अभी? बहुत सारे होते हैं। 19 हो गए। 19 हो गए हैं। अरे 19 ही मिल जाए। 25 हो गए। हाँ क्या कर रहे हो? 21 है। आपकी समर वेकेशन शुरू हो गई ना? नहीं। नहीं हुई? चलो कोई बात नहीं, जब हो जाएगी समर वेकेशन बता देना, 4-5 क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा इसके बाद। हैं? हो चुकी है मेरे तो। कुछ लोग कह रहे हैं हम समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लास पे चले जाएंगे, होमवर्क नहीं करेंगे। चलो भाई। अरे रुक जाओ चाचा।